अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन ये मटेरियल दो तरीके के होते हैं। एक वो जो आपको आपके गोल तक लेकर जाता है और दूसरा वो जो आपको वहीं पर गोल 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 घुमाता रहता है। तो डिपेंड आप पर करता है कि आपको कौन सा मटेरियल चूज करना है। एमएम एकेडमी ऐप ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट के जो वीडियोस है वो देखने को मिलेंगे। जहां पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए लाए जा रहे हैं, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स ऑलरेडी कंप्लीटली अवेलेबल है। उसी के साथ साथ पॉलिटी का कोर्स चल रहा है, एथिक्स का कोर्स चल रहा है, करंट अफेयर का कोर्स चल रहा है और आने वाले दिनों में और भी सारे कोर्सेज जो है जैसे कि ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए आने वाले हैं और ये कोर्सेज हाईएस्ट क्वालिटी के रहेंगे जो आपको आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आप एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और जो डेमो लेक्चर्स है उन्हें एक बार देखिए। उसी के साथ साथ आपको प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए जो पीडीएफ है वो भी अवेलेबल रहेगी, जहां से आप रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि रिवीजन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और एमएम एकेडमी ऐप ये पहला प्लेटफॉर्म है जहां पर स्टूडेंट्स के साथ इंडिविजुअली मैं लाइव इंटरेक्ट करता हूं, जहां पर उनके जितने भी डाउट्स होंगे, भले वो एकेडमिक हो या पर्सनल हो, वो सब मैं सॉल्व करता हूं। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आज हम 18 सितंबर का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। और अगर आपने अब तक एमएम एकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए। यहाँ पर आपको कई इंटरेस्टिंग कोर्सेज जो है वो देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, बहुत सारे कोर्सेज आने वाले हैं। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ वीडियो अपडेट्स के लिए टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो यहाँ पर मैप बेस्ड एक्सरसाइज है। यहाँ पर आपको ये जो प्लेस है, ये प्लेस कौन सी है आपको बताना है। तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। तो चलिए जो आज का न्यूज़पेपर है उस पर नज़र डालते हैं, देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आज हम यहाँ पर सीखेंगे। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट पेज हमारे न्यूज़पेपर का। तो आज अगर हम देखें तो सबसे पहली न्यूज़ तो हमें चाइना से रिलेटेड देखने को मिलती है। चाइना जो है वो यहाँ पर जो उसके एक्शन है वो मैच नहीं कर रहे हैं। तो एक बहुत ही गंभीर यहाँ पर जो भाषण है ये राजनाथ सिंह के द्वारा दिया गया है। तो अब देखना होगा आगे की रणनीति हमारी क्या रहती है। अब यहाँ पर दूसरा अगर हम न्यूज़ आर्टिकल देखें तो हमें देखने को मिलता है जो हरसिमरत है, इन्होंने यहाँ पर कैबिनेट को क्विट कर दिया है। कैबिनेट को क्विट करने का यहाँ पर दो मतलब निकलते हैं। एक तो यह है कि जो अलायंस यहाँ पर बीजेपी के साथ बनाया जा रहा है, देखिए क्या है, बीजेपी जो है उनके अलायंस हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मतलब स्पेसिफिकली से बीजेपी जो है वो सरकार में नहीं है, उनके साथ जो प्री पोल अलायंस थे वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जो साथ में यहाँ पर इलेक्शंस लड़ते हैं। अब उसमें हमें शिवसेना जो है वो भी देखने को मिल रही थी, है ना। तो अब ऐसे सिनारियों में जो अकाली दल है वो भी यहाँ पर जो बीजेपी है उनके साथ यहाँ पर हमें सरकार में देखने को मिल रहा था। अब उन्हीं के एक लीडर जो है वो यहाँ पर कैबिनेट में भी थी। अब क्या होता है, मोस्टली जो कैबिनेट होती है, देखिए यहाँ पर मैंने ये न्यूज़ आर्टिकल लिया क्यों है, जिससे कि आपको मैं कैबिनेट समझा सकूँ। अगर आपने एमएम एकेडमी पर पॉलिटिकल लेक्चर्स देखे हैं तो उसमें कैबिनेट मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। मतलब समझ लीजिए कि ये अगर हम पूरे एमपी देखते हैं, ठीक है, ये सारे क्या है, ये एमपीज है। तो यहाँ पर हमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देखने को मिलते हैं जिनके पास मंत्री पद होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और उनमें से भी खासम खास मतलब हो गए कैबिनेट। तो इस तरीके से हम सबसेट जो है वो निकाल सकते हैं। कैबिनेट अगर हम देखें तो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है और कैबिनेट में जो भी होते हैं काफ़ी अच्छी भूमिका जो है वो लॉ मेकिंग प्रोसेस में निभाते हैं। तो अब यहाँ पर कैबिनेट में जो रहेंगे उनको कैबिनेट का जो डिसीजन रहेगा वो मानना पड़ेगा या नहीं मानना पड़ेगा, बिल्कुल मानना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर क्या है, जो हरसिमरत है जो अकाली दल के हैं, वो यहाँ पर कैबिनेट का जो डिसीजन लिया गया है कि इस ऑर्डिनेंस को हमें पास करना है, मतलब ये जो ऑर्डिनेंस बोलिए या फिर ये यहाँ पर जो बिल अब ला रहे हैं इसे यहाँ पर पास करना है। 3 ऑर्डिनेंसेस आप सभी को पता है, जो एपीएमसी से रिलेटेड है, कल ही हमने डिस्कस किया, उससे पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है। उसके वजह से जो फार्मर्स है वो ऑल ओवर इंडिया, स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो पंजाब और हरियाणा में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, अकाली दल जो है वो इससे बिल्कुल समर्थन नहीं रखते हैं। और हमने देखा है कि अगर कैबिनेट से कोई अलग जा रहा है ना, यहाँ पर क्या है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना। तो अगर कोई अलग जा रहा है तो वो रेसिग्नेशन जो है वो दे सकता है। तो यहाँ पर वही किया गया, जो रेसिग्नेशन है वो दिया गया, क्योंकि क्या होता है कि व्हिप जो है ना वो इशू किया जाता है। और अब यहाँ पर जब अकाली दल के द्वारा जो पार्टी है उसके द्वारा अगर व्हिप इशू किया गया कि इस बिल के हमें अपोज में वोट करना है, मतलब ना के लिए वोट करना है, तो उनकी जो मेंबर कैबिनेट में रहेगी
क्या वो रह सकती है? नहीं, उनको रेसिग्नेशन देना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर जो रेसिग्नेशन है वो दिया गया, उन्होंने कैबिनेट जो है वो छोड़ दी है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो पॉलिटी के कुछ सिनारियो है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, कैबिनेट से रिलेटेड, व्हिप से रिलेटेड, ठीक है। अब व्हिप आप सभी को पता है कि व्हिप बेसिकली इशू किया जाता है किसी भी पार्टी के द्वारा कि हमको इसके समर्थन में करना है या अगेंस्ट में करना है। अगर व्हिप इशू किया गया है और अगर कोई भी मेंबर, फॉर एग्जांपल कांग्रेस ने व्हिप इशू किया है कि हमें इसके अगेंस्ट में करना है, लेकिन राहुल गांधी साहब जो है अगर वो बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, अभी करो इंतजार, मुझे जो है मुझे फेवर में वोट करना है, ये पार्टी के अगेंस्ट में जा रहे हैं, तो उन्हें डिस्क्वालीफाई जो है वो कर दिया जाता है एज पर 10th शेड्यूल, है ना, एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत। नेक्स्ट यहाँ पर न्यूज पर आते हैं। यहाँ पर इंश्योरेंस रेगुलेटर यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पेंडेमिक रिस्क जो है वो देखने को मिल रही है। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, तो बहुत सारी न्यूज आर्टिकल हमें इससे रिलेटेड देखने को मिलते हैं जिसमें हमें जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके बारे में पता रहना जरूरी है। मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ IRDAI के बारे में। क्या है ये? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये अगर हम देखें तो नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि ये क्या है, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है। क्या है? ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है इंडिया की, ठीक है। ये क्या करती है? रेगुलेट करती है। इसका एम क्या है कि जो इंश्योरेंस कस्टमर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई इंश्योरेंस लिया हुआ है, ठीक है, तो जो भी इंश्योरेंस कस्टमर्स रहेंगे उनका हित, उनका इंटरेस्ट यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जा सके, ये इसका काम होता है। क्लियर है? अब उसी के साथ साथ इंडिया में अगर हम देखें, देखिए अब यहाँ पर जब इंश्योरेंस की बात हो ही रही है, थोड़ा बहुत आपको इतिहास जो है इंश्योरेंस का वो भी यहाँ पर मैं आपको बता ही देता हूँ, जिससे क्या होगा कि आपको जो क्लियर कट आइडिया है वो मिल जाएगी। और अगर आपको कैसा भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो आपको पता रहेगा। थोड़ा अगर आप हिस्ट्री देख लेते हैं, इंश्योरेंस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इंश्योरेंस जो है वो हमें मनुस्मृति जो है उसमें को मिलती है मनुस्मृति, ठीक है, मनुस्मृति में देखने को मिलती है। उसी के साथ धर्मशास्त्र जो है, जो धर्मशास्त्र है उसमें भी देखने को मिलता है। तो काफी मतलब, और अगर कौटिल्य जो चाणक्य है उनका अर्थशास्त्र देखे तो उसमें भी हमें देखने को मिलता है। तो काफी पुराना हमें इंश्योरेंस जो है ये देखने को मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम अगर देखें 1818 के आसपास, 1818 के आसपास हमें लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस जो है इंडिया में उसकी शुरुआत होती हुई देखने को मिलती है। अब वो सबसे पहला कौन सा था, क्या आप मुझे बता सकते हो? फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के तौर पर काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो जाती है। उसका नाम था ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। क्या था? ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। ये कहाँ पे थी? कलकत्ता में थी। सॉरी, वो काफ़ी ज़्यादा जो सूखी खांसी बोलते हैं ना, माइल्ड सिम्टम्स जो मैं आपको बोल रहा था उस तरीके का हो रहा है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसी के साथ साथ IRDAI जो देखे हम, तो ये जो है ये बेसिकली स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। स्टैट्यूटरी बॉडी हमें देखने को मिलती है। और बट ऑब्वियसली स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब किसी न किसी एक्ट के थ्रू बनाई गई है। तो ये भी चीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। कस्टमर्स का सेटिस्फैक्शन जो है वो यहाँ पर रहना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट, सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि जो डिजिटल मीडिया है उसके लिए आप थोड़े गाइडलाइन जो है उसे रेगुलेट करने के बारे में आप सोचो। अब ये न्यूज़ क्या इंपॉर्टेंट है, आप बोलोगे ये बेसिकली क्या है, टीवी शो से रिलेटेड है। हमने देखा है ना टीवी शो के बारे में, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, टीवी शो के बारे में ऑलरेडी देखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होती है, जुडिशियल रिव्यू वर्सेस जुडिशियल एक्टिविज्म वर्सेस जुडिशियल ओवररीच वर्सेस जुडिशियल रिस्ट्रेंट। ये चीज़ यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं नहीं लाया है। अभी आप MM एकेडमी की वीडियोस देखोगे तो काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ें ली हुई है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको थोड़ा क्रिस्प वे में बता सकूँ। जुडिशियल रिव्यू मतलब क्या होता है कि फॉर से यहाँ पर जो लेजिस्लेचर है, देखिए 3 यहाँ पर हमें बॉडीज देखने को मिलती है। 3 बॉडीज कौन कौन सी है? तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। अब लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? लॉ बनाना, है ना, लॉ मेकिंग, ये इसका काम होता है। एग्जीक्यूटिव का क्या होता है? उसे इम्प्लीमेंट करना। और जुडिशरी का काम क्या होता है कि लॉ सही है या नहीं उसे देखना, करेक्टनेस जो है उसकी उसे देखना। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि अगर लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया है, फॉर से कि यहाँ पर मोदी जी ने लॉ लेकर आ गए कि मित्रों अब सबको ऑक्सीजन लेने पे टैक्स लगेगा। मतलब यहाँ पर क्या है, अगर कोई भी ऑक्सीजन इनहेल कर रहा है तो उनको टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। अब ये हमारे आर्टिकल 21 को वॉयलेट करता है,
है ना। तो इसलिए क्या है, ये जो लॉ बनाया गया है लेजिस्लेचर के द्वारा, ये इम्प्लीमेंट हो उससे पहले ही जुडिशरी बोलेगी कि भाई साहब आपने यहाँ पर गलत कर दिया है, आप यहाँ पर नहीं कर सकते हो, ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में है, इसीलिए हम इसे स्ट्रक डाउन कर रहे हैं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। तो मतलब क्या किया गया, यहाँ पर स्ट्रक डाउन कर दिया गया। मतलब क्या है कि हर किसी ने अपनी अपनी भूमिका निभाई है ना। जुडिशरी ने अपनी भूमिका निभाई है कि लॉ जो है वो असंवैधानिक है, इसलिए उसे स्ट्रक डाउन कर देना चाहिए। तो इसे हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। मतलब जो भी लॉ बनाया गया है उसका रिव्यू यहाँ पर किया गया है एक स्पेसिफिक बॉडी के द्वारा, जिसका वो काम है, मतलब जुडिशरी के द्वारा। क्लियर है, जुडिशियल रिव्यू आपको समझ में आ गया। अब दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जुडिशियल एक्टिविज्म। जैसा मैंने आपको यहाँ पर कहा था कि हमें तीन बॉडीज जो है ये देखने को मिलती है। यहाँ पर जुडिशरी है, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव है, यहाँ पर लेजिस्लेचर है। अब फर्ज कीजिए कि यहाँ पर जो लेजिस्लेचर है उसका काम क्या है, लॉज बनाना। जुडिशरी का काम क्या है कि लॉ सही है या नहीं वो देखना, या फिर जो जजमेंट है वो पास करना है ना, जो यहाँ पर सही तरीके से चीज़ें हो रही है या नहीं वो देखना। अब फॉर एग्जांपल आप इमेजिन कीजिए कि 2G स्कैम है। तो 2G स्कैम में जो एक कमिटी है उसका गठन किया जाता है। कमिटी जो है वो देखती है कि यहाँ पर स्कैम सही में हुआ या नहीं हुआ है, या फिर जो स्कैम हुआ है उसके लिए फिर क्या किया जाना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सब को देखना। मतलब ये बेसिकली काम किसका था कि जो गलत है वो हुआ है नहीं, जुडिशरी का काम है। तो यहाँ पर लेजिस्लेचर जो है वो क्या हुआ है, जुडिशरी में उसने एनक्रोच किया है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जुडिशरी जो है वो बोलती है कि जो फायर क्रैकर्स है वो बैन कर दिए गए हैं, फायर क्रैकर्स आप नहीं लगा सकते हो। बेसिकली ये किसका काम है, एग्जीक्यूटिव काम है। लेकिन जुडिशरी ने क्या किया, एग्जीक्यूटिव में के काम में दखलंदाजी कर दी। अब यहाँ पर जो राष्ट्रपति है वो ऑर्डिनेंस इशू करते हैं लॉ बनाने के लिए, ठीक है, लॉ बनाने के लिए ऑर्डिनेंस इशू करते हैं। लेकिन लॉ जो है वो बनाने का काम किसका है, लेजिस्लेचर का है। मतलब एग्जीक्यूटिव क्या कर रहा है, यहाँ पर लेजिस्लेचर के इसमें उंगली कर रहा है, उसमें घुस रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या है, ये एक दूसरे का जो काम दिया गया था उसमें इंक्रोच कर रहे हैं, उसमें घुस रहे हैं, ठीक है। तो अब जुडिशरी का आपने कई इसमें देखा होगा, जैसे कि उन्होंने जो 500 मीटर है हाईवे पर, वहाँ पर जो शराब है वो नहीं बेची जानी चाहिए, है ना। उसी के साथ साथ जो नेशनल एंथम है वो अगर सिनेमा हॉल में प्ले होता है तो आपको खड़े रहना है। तो ये बेसिकली लॉज बनाने का काम लेजिस्लेचर का है, लेकिन जो जुडिशरी है वो उसमें इंक्रोच कर रही है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया जुडिशियल एक्टिविज्म। ये क्या हो गया, जुडिशियल एक्टिविज्म। मतलब प्रोएक्टिव रोल जो है जुडिशरी अपना रही है, जो लॉज है वो भी यहाँ पर उसकी गाइडलाइंस पेश कर रही है। जैसे कि विशाखा गाइडलाइंस अगर आपने देखे होंगे, मतलब एक क्या महिला है, उसका क्या हुआ था काफ़ी सालों पहले, जो वर्क प्लेस है उस पर हरासमेंट हो रहा था, ठीक है। वो कोई कोर्ट में उसने कहा कि वर्क प्लेस पर हरासमेंट हो रहा है। अब उस वक्त कोई भी जो लॉ है वो नहीं बना था जो कि विमेन का हरासमेंट जो वर्क प्लेस पर है उसके लिए कोई पनिशमेंट दे सके। तो सुप्रीम कोर्ट के पास दो वेज थे। एक तो ये था कि वो बोल सकते थे कि भैया तुम क्या करो, तुम चले जाओ, है ना, तुम चले जाओ, हमारे पास कोई है नहीं लॉ। दूसरा ये है कि उस पर कुछ गाइडलाइंस बना दे, उस पर कुछ कानून बना दे। तो यहाँ पर जुडिशरी जो है वो लेजिस्लेचर के इसमें घुस रही है गाइडलाइंस बनाने के लिए, क्योंकि जुडिशरी का मकसद, जो जजेस है उनका ये नहीं है कि हम जजेस हैं, उनका मकसद क्या है, उनका मकसद ये है कि जो जस्टिस है वो डिलीवर होना चाहिए, है ना। उसके लिए अगर उन्हें प्रोएक्टिव रोल भी अपनाना पड़े, जो कि लेजिस्लेचर नहीं कर रहा है, लेजिस्लेचर को लॉज बनाना चाहिए लेकिन वो नहीं कर रहा है, तो वो भी वो कर पाए। तो ये होता है जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है। मतलब क्या है कि कोई कोई एरियाज में, जैसे कि विशाखा गाइडलाइंस है, तो कोई कोई एरिया में अगर जुडिशरी चाहे तो वहां पर लॉज बना सकती है, पब्लिक इंटरेस्ट में वो चीज़ रहनी चाहिए। लेकिन आप सोचिए कि जुडिशरी हर ही इसमें लॉज बना रही है। देखिए हमारे यहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमने रिप्रेजेंटेटिव छोड़े हुए हैं जिससे कि लॉज जो है वो बनाए जा सके, है ना। लेकिन जुडिशरी अगर हर ही इसमें लॉ बना रही है, ये तो डेमोक्रेटिक नहीं होगा, क्योंकि ये जो जजेस हैं इनको यहाँ पर लोगों ने चुनकर नहीं लाया है ना। तो ये डेमोक्रेटिक नहीं होगा। तो इसलिए अगर जुडिशरी हर इसमें लॉ बनाने लग जाए तो ये गलत हो जाएगा। इसे हम कहते हैं जुडिशियल ओवररीच। और जुडिशियल ओवररीच ना हो इसके लिए जुडिशियल रेस्ट्रेंट जो है वो रहना चाहिए, मतलब जुडिशरी है उसने कम रखना चाहिए। तो ये हमें चार पर्सपेक्टिव देखने को मिलते हैं। अच्छे तरीके से डिटेल में आपको ये सारी चीज़ें समझना है तो आप एमएम एकेडमी के पॉलिटिकल लेक्चर जो है वो देख सकते हो। सभी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन की है, इंक्लूडिंग पीआईएल। जुडिशियल एक्टिविज्म का ही एक पार्ट है पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, है ना। तो ये चीज़ हमें यहाँ से देखने को मिलती है। तो आपको समझ में आ गया बेसिकली ये जो बोला जा रहा है, ये क्या बोला जा रहा है, जुडिशियल एक्टिविज्म का जो रोल है ये भी यहाँ पर समझा जा रहा है। दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ पर सीबीआई जो है उसके बारे में बात की जा रही है। अब देखिए न्यूज़ क्या चल रही है, न्यूज़ अगर आप यहाँ पर देखो तो न्यूज़ क्या चल रही है, ये आपसे पूछा जाएगा क्या एग्जाम में कि सीबीआई से रिलेटेड आप बताइए क्या न्यूज़ चल रही है। या फिर यहाँ पर स्पेशल सीबीआई कोर्ट जो है राजस्थान जोधपुर डिस्ट्रिक्ट, इसके बारे में आपको सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं क्या, नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन आपको यहाँ पर नाम पूछे जाएंगे क्या, यूनियन मिनिस्टर कौन से इस पर यहाँ पर चल रहा है, बिल्कुल नहीं।
यहाँ पर आपको सवाल जो है वो पूछे जाएंगे सीबीआई के बारे में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सीबीआई, है ना, ये आपको क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको जो न्यूज़पेपर है वो पढ़ना नहीं है, सिर्फ आपको ये भी पता रहना चाहिए कि न्यूज़पेपर पढ़ना कैसे है। जैसे 3 इडियट्स में डायलॉग है ना कि मैं आपको इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ कि पढ़ाते कैसे हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो न्यूज़पेपर है ये आपको देखना है कि न्यूज़पेपर पढ़ते कैसे हैं, ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब हम सीबीआई की बात करते हैं तो सीबीआई के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए। सीबीआई क्या है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सुशांत सिंह की वजह से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ चुकी है ना। तो ये क्या है? ये एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जो कि इन्वेस्टिगेट करती है। ओके और ये जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल जो पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस है उसके अंडर में हमें देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ कई सारी चीज़ें हमें सीबीआई के बारे में देखने को मिलती है। अब देखिए सीबीआई के बारे में हमने पहले भी कवर किया हुआ है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि न्यूज़पेपर आप एक भी दिन का मत छोड़िए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं जो कि आपको हो सकता है कि 2020 की जो एग्ज़ाम आ रही है उसके लिए काम आ जाए, उसमें सीबीआई के बारे में क्वेश्चन जो है वो पूछा जाए। इसीलिए आप कोई भी चीज़ यहाँ पर छोड़िए मत एक भी दिन का, क्योंकि आधे घंटे का होता है यार, क्या ही कर लोगे एक आधे घंटे में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट जो है ये सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया था और 1941 में, ठीक है। और फिर मतलब ये 1941 आप समझ सकते हो कि हम ब्रिटिशर्स के राज में थे और उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो हमें देखने को मिल रहा था। उसके बाद जो फॉर्मलाइज एजेंसी है वो बना दी गई, जिससे करप्शन या वेरियस केसेस जो होते हैं वो यहाँ पर देखे जा सके। और यहाँ पर ये कौन से एक्ट के तहत काम करता है? स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट जो है 1946 उसके तहत हमें देखने को मिलता है ना। और फिर उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो सीबीआई है वो जो भी एंटी करप्शन क्राइम्स रहेंगे, इकोनॉमिक क्राइम्स रहेंगे, स्पेशल क्राइम्स रहेंगे, वो सब देख सकते हो। इनके पास एक खास चीज़ है, वो है सुओ मोटो। सुओ मोटो जो है ये सारे केसेस ही देखते हैं, मतलब खुद होके केसेस जो है वो देख सकते हैं। अब इसे हेड कौन करता है सीबीआई को? तो जो डायरेक्टर है, DIRECTOR, डायरेक्टर जो है सीबीआई के, ये हमें देखने को मिलते हैं। इनका कार्यकाल जो है वो 2 इयर्स का हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ये कौन से रैंक के होते हैं? जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, ठीक है, ये रैंक के हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और उसी के साथ साथ अगर हम जो 2014 देखें तो तब तक सीबीआई डायरेक्टर जो है ये DSPE एक्ट के तहत किए जाते थे, लेकिन फिर उसको रिवाइज कर दिया गया और फिर यहाँ पर जो लोकपाल एक्ट है उसके तहत हमें ये देखने को मिलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसमें कमिटी जो है वो हमें देखने को मिलती है जिसके तहत यहाँ पर सीबीआई डायरेक्टर अपॉइंट किए जाते हैं। अब इसमें कौन होता है? इसमें हमें जो प्राइम मिनिस्टर है एज अ हेड ये देखने को मिलते हैं। बाकी मेंबर्स भी होते हैं, जैसे कि लीडर ऑफ अपोजिशन बोलिए, ठीक है, जो मतलब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रहेगी वो लीडर ऑफ अपोजिशन। अगर हम देखें तो ये क्या होता है, मतलब एटलीस्ट 10% जो पोल सीट्स है वो आपको मिलनी चाहिए, मतलब टोटल 545 है। तो जिस पार्टी को इससे 10% से ज़्यादा रहेगी वो यहाँ पर मतलब छोटी पार्टी उसका लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसका टेन्योर 2 साल का होता है जैसे मैंने आपको कहा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं सीबीआई के बारे में जो आपको पता रहना ज़रूरी है। चलिए यहाँ पर अगर हम देखें फ्रंट ही पेज चल रहा है हमारा, फ्रंट पेज पर बाकी कोई इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। बाकी अगर हम सेकंड पेज देखें तो वही कंटिन्यू रहती है। थर्ड पेज अगर हम देखें तो सिटी से रिलेटेड है, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। यहाँ पर एक न्यूज़ आर्टिकल हमें देखने को मिलती है जो कि यहाँ पर ई व्हीकल पर शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है, ई व्हीकल पर शिफ्ट किया जा रहा है। अब देखिए ई व्हीकल जब हम बात करते हैं ना, ई व्हीकल की वजह से ही ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है थोड़ा बहुत ठप भी बैठा हुआ है। जैसे कि हमने देखा है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या है, लोग जो है वो डिले कर रहे हैं कि भैया ई व्हीकल आने वाली है, तो इसलिए हम अभी जो व्हीकल्स है वो परचेस नहीं करते हैं, जिसके वजह से जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें काफ़ी जो मंदी है वो हमें देखने को मिल रही है। नेक्स्ट पेज अगर हम देखें तो यहाँ पर जो सिटी है उसमें बाकी तो ऐसी कोई न्यूज़ कुछ खास नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के तौर पर न्यूज़ जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसा होता है ना कि फर्स्ट एयरपोर्ट कौन सा रहा है ना, फर्स्ट प्लेस कौन सी रही है। तो फर्स्ट वाले में ये फर्स्ट चीज़ हमें देखने को मिलती है। हाँ, यहाँ फर्स्ट से याद आया कि देखिए ये जो चीज़ें आती है ना ये स्टैटिक जीके में आती है, ठीक है, स्टैटिक जीके में आती है। और स्टैटिक जीके ये आपको सिर्फ मतलब ऐसा नहीं है कि ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी एग्जाम के लिए आएगा, ये आपको यूपीएससी के लिए भी काम आता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो वेरियस कंट्रीज़ हैं उनकी करेंसी क्या है, उसी के साथ साथ हमारे जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो कौन से हैं, उसी के साथ साथ जो हमारे यहाँ पर नेशनल पार्क्स है वो कौन से हैं, जो हमारे यहाँ पर रिवर्स है वो कौन सी है ना, जो माउंटेन्स है वो कौन कौन से हैं, जो टेम्पल्स है वो कौन कौन से हैं, जो रेलवे ब्रिजेस है वो कौन कौन से हैं, सुपरलेटिव्स, फर्स्ट इन इंडिया,
है ना। तो ये सारी चीजें जो है स्टैटिक जीके का पार्ट होता है, जो कि आपको किसी भी एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प मिल सकती है, इवन बैंकिंग के भी एग्जाम में काफी हेल्प मिल सकती है। तो ये पूरा कोड जो है स्टैटिक जीके का, ये अभी आपको एमएम एकेडमी ऐप पर मिल रहा है। तो इसीलिए एमएम एकेडमी ऐप पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही है। तो स्टैटिक जी का कोर्स भी है, आप एक बार डाउनलोड करके देखिए, उसमें आपको डेमो लेक्चर्स भी दिखाई देंगे, कौन कौन सी चीज़ें कवर हो चुकी है वो भी आपको दिखाई देगी। तो इसलिए एमएम एकेडमी ऐप पर स्टैटिक जी का कोर्स है, जो कि काफ़ी रिलेवेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिल सकता है। तो ये मुझे इससे याद आया, क्योंकि जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये फर्स्ट बना है इन दी कंट्री, यहाँ पर आप देख सकते हो, फर्स्ट इन दी कंट्री टू हैव अ प्राइवेट जेट टर्मिनल। सीधा आपको क्वेश्चन आ सकता है कि प्राइवेट जेट टर्मिनल वाला भारत में पहला एयरपोर्ट कौन सा है, तो यहाँ पर आईजीआई आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यही एक न्यूज़ है जो इस पर्सपेक्टिव से, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के पर्सपेक्टिव से काम आ सकती है। नेक्स्ट अगर हम पार्लियामेंट देखें तो देखिए बिल जो है वो पास किए जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको कहा, यहाँ पर ऑर्डिनेंस के बारे में भी हमने देखा हुआ है ना। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो फार्मर्स है उनकी तरफ से काफ़ी यहाँ पर विद्रोह जो है इसके बारे में देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर जो ऑर्डिनेंस लाया गया है, इसमें बोला गया है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, देखिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो ये जो है ये कंटिन्यू रहने वाला है, इसमें हम कुछ भी घपला नहीं कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। बाकी जो है, बाकी इसके बारे में हमने डिटेल में कवर किया हुआ है सारी ही चीज़ें। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ बोली जा रही है कि इंडिया का जो मोर्टेलिटी रेट है ये लोवेस्ट हमें देखने को मिल रहा है। मतलब हेल्थ मिनिस्टर जो है हर्षवर्धन, देखिए कभी कभार क्या होता है, आपको हेल्थ मिनिस्टर कौन है ऐसे भी क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं। तो यहाँ पर मतलब ग्रुप बी ग्रुप से, यूपीएससी की बात नहीं कर रहा हूँ, यूपीएससी में नहीं पूछते हैं ऐसे। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो कोविड-19 है उसकी वजह से जो मोर्टेलिटी रेट है, मतलब जो लोग मर रहे हैं, ये <1% यहाँ पर लेकर आना है, ठीक है, ब्रिंग डाउन करना है। करंटली अगर हम देखें तो 1.64% देखने को मिल रहा है। मतलब अगर 100 लोगों को कोरोना हुआ है तो 1.5 से 2 लोग कैसे नहीं यहाँ पर 2 लोग जो है उनको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। स्टिल लोवेस्ट है पूरी दुनिया में, अगर हम देखा जाए पूरी दुनिया के मुकाबले सबसे कम है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं, उसके रिप्लाई में यहाँ पर बोला जा रहा है। तो अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन ये आएगा कि ये क्या होता है। देखिए क्वेश्चन जो है वो अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, जो ये भी न्यूज़ में था, क्वेश्चन आवर है ना, क्वेश्चन आवर जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। अब देखिए पार्लियामेंट का जो सेशन होता है ना, उसका जो फर्स्ट आवर होता है उसे कहा जाता है क्वेश्चन आवर, ठीक है। इसमें क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, इसमें अलग अलग तरीके के होते हैं। स्टार्ड क्वेश्चन होते हैं, स्टार्ड क्वेश्चन जो कि ग्रीन इसमें होते हैं, और ये जो है इसका ओरल जवाब देना पड़ता है। फिर अनस्टार्ड होते हैं जो कि वाइट इसमें होते हैं, इसका रिटर्न में जवाब देना होता है, इसका सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। फिर होता है शॉर्ट नोटिसेस, ये पिंक कलर में होती है। आपने अगर एमएम एकेडमी पर पॉलिटिकल लेक्चर्स देखे हैं, इसमें मैंने आपको कलर इसमें भी दिखाया हुआ है, तो जिससे कि आपको याद रहता है ना। पिंक शॉर्ट नोटिसेस पिंक इसमें होती है। फिर उसके बाद हमें प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं उनके लिए भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, येलो कलर में हमें देखने को मिलता है। तो ये कलर्स आपको कभी बार पूछे जा सकते हैं, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर इस बारे में बात की गई है, तो यही क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया है ये चीज़। तो अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इस पेज पे तो नहीं है। बाकी यहाँ पर जीएसटी के बारे में बोला गया है। जीएसटी, अब ये जब जीएसटी आया है, देखिए वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं। जीएसटी के बारे में जब बोला गया है तो यहाँ पर आपको जो जीएसटी काउंसिल है उसके बारे में बताना है। जीएसटी काउंसिल ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। बाकी जो चीज़ें हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। काफ़ी लोग लिख रहे हैं, काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो, जो मैं आपको होमवर्क्स दे रहा हूँ, है ना। अब जैसे अब नेक्स्ट टाइम अगर हम IRDAI के बारे में कोई आता है तो IRDAI के बारे में मैं आपको होमवर्क दूंगा, तो इसलिए इससे क्या होगा, रिवीजन भी हो जाएगा। रोज़ रोज़ हम वो पढ़ते हैं तो अपने आप याद हो जाता है ना। हनुमान चालीसा अगर आप याद करने जाओगे तो एक दिन में आप याद कर ही नहीं सकते हो, और या फिर अगर आप याद ही कर रहे हो, उसको रट्टा मारने की कोशिश कर रहे हो, फिर भी हो सकता है कि आपको याद ना हो। लेकिन अगर आप रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, इतने कठिन शब्द है, फिर भी आपको याद हो जाएगा, है ना। मतलब आप स्टार्टिंग का ही देखो, अगर श्री गुरु चरण सरोज रज, तो इस तरीके से आपको वो भी याद नहीं रहे अगर आप ये कर रहे हो। लेकिन अभी क्या हो रहा है, रोज़ रोज़ पढ़कर वो माइंड में सेट हो जाता है। तो इस तरीके से क्या है कि जो भी आप देख लीजिए, मतलब जो भी रिलीजन की जो रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं काफ़ी मुश्किल होते हैं, उनकी जो प्रेयर्स होती है वो याद रखना, लेकिन फिर भी याद हो जाता है रोज़ रोज़ पढ़कर या फिर रोज़ रोज़ उसे गुनगुना कर, है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर अगर आप देखो तो डीपली कंसर्न बाय ओनियन एक्सपोर्ट बैन, बांग्लादेश ने कहा है इंडिया को। अब देखिए ये बेसिकली न्यूज़ मैंने लाई इसलिए है कि आपको थोड़ी बहुत इसके बारे में भी चीज़ें बता सकूँ। देखिए क्या होता है कि हाँ, हम बैन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा ओनियन अगर 100 kgs है हमारे देश में, ठीक है, सप्लाई डिमांड का खेल होता है, 100 kgs है, उसमें से अगर 50 kg हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे देश में बचेगा कितना, 50 kg। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, सप्लाई जो है वो बढ़ा है या कम हुआ है, कम हुआ है। सप्लाई कम हुआ है तो उसकी डिमांड जो है बढ़ेगी या कम हो जाएगी, बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ जाएगी,
है ना, तो प्राइजेस जो है ओनियन के वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएंगे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम यहाँ पर एक्सपोर्ट बैन कर देते हैं और पूरा 100 kg जो है वो यहाँ पर इंडिया में रहेगा, सप्लाई जो है वो बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है, सप्लाई बढ़ रहा है, तो डिमांड जो है वो बढ़ेगी या कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, प्राइजेस जो है बढ़ेगी या कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब प्राइजेस यहाँ पर मेंटेन रहेगी क्योंकि ऑलरेडी जो बारिश है इसके वजह से ओनियन का जो सप्लाई है वो कम हो गया है। तो इसके चलते यहाँ पर जो एक्सपोर्ट है वो बैन करने की बात की है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आप खुद सोचिए कि अगर हम बांग्लादेश को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, बांग्लादेश को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हम हर साल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब वहाँ की जो दुकानें हैं वो हमारे ऊपर रिलायबिलिटी डालकर बैठी हुई है। लेकिन अगर अगर फर्ज कीजिए कि हमने उनको कभी हमारा मन किया नहीं भेज रहे हैं, कभी हमारा मन किया भेज रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इससे रिलायबिलिटी चली जाएगी, है ना, वो दूसरा मार्केट ढूंढने लग जाएंगे। तो ये एक रिलायबिलिटी का इशू जो है वो यहाँ पर आता है, जो कि अगर आपको मेन से पूछा जाए तो ये पॉइंट आपका आना ही चाहिए। तो इसके लिए मैंने सिर्फ ये न्यूज़ दिया क्योंकि हमने ओनियन का तो ऑलरेडी देखा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर फर्स्ट झारखंड जो है सोशल ऑडिट टीम यहाँ पर ले रही है मनरेगा के लिए। तो मनरेगा क्या है, सोशल ऑडिटिंग क्या है, ये हम सेपरेटली जो हमारा पीपीटी उसमें देखने वाले हैं। बाकी एक्सप्रेस नेटवर्क अगर हम देखें तो इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखने को नहीं मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम देखें 8th पेज, इसमें भी मतलब मोस्ट ऑफ दी जो है वो तो यही देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो कि पीएम किसान जो है इसके बारे में बात की गई, पीएम किसान के बारे में। ठीक है, तो पीएम किसान जो है इसके बारे में आपको पता रहना चाहिए। पीएम किसान क्या है, पहले ये कम फार्मर्स के लिए था लेकिन अब सभी फार्मर्स के लिए ओपन कर दिया गया है। 6,000 रुपये जो है देने वाले हैं, हर साल देने वाले हैं, उस 3 किश्तों में देने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको उसके बारे में पता रहनी चाहिए। अब आपको ये भी पता रहना है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। नेक्स्ट पेज अगर हम देखें तो एनआईए के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। आप देख सकते हो एनआईए जो है उसके बारे में बात की जा रही है। अब देखिए किसको उन्होंने क्वेश्चनिंग की है, क्या हो रहा है, ये हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है कि भैया एनआईए क्या है। तो एनआईए क्या है ये है हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। अगर आपको याद होगा, अगर आप कंटिन्यूसली जब से हम ये इस तरीके का एक कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं तब से देख रहे होंगे, तो एनआईए हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। एनआईए अगर हम देखें तो एनआईए क्या है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है ना, और ये सेंट्रल एजेंसी है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट जो है 2008 का, उसके तहत इसका गठन हमें देखने को मिला। और जो सोवरनिटी हमारे सिक्योरिटी को थ्रेट होता है उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसके बारे में ये देखती है। उसी के साथ इसका हेडक्वार्टर जो है वो हमें न्यू दिल्ली में देखने को मिलता है। और इसके अलग अलग ब्रांचेस भी है, हैदराबाद में, गुवाहाटी में, ये सब है। ठीक है, मतलब इन डेप्थ अगर इन्वेस्टिगेशन हमें करना हो कि वह हमारे सिक्योरिटी को कुछ थ्रेट है तो उसके बारे में एनआईए जो है वो देखता है। ठीक है, मतलब टेररिस्ट से रिलेटेड हो जाए। 2008 मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो मुंबई अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक, तो उसके बाद इसका गठन किया गया था। पहले ऐसा था कि ये सिर्फ टेरर के लिए बारे में देखेगा, लेकिन अभी करप्शन जो है उसके बारे में देख रहा है। जैसे कि सीबीआई जो है उसकी थोड़ी रिलायबिलिटी यहाँ पर कम हो जाती है। इससे रिलेटेड हमें यूएपीए एक्ट भी देखने को मिलता है। यूएपीए एक्ट कौन सा है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, है ना, तो इसके बारे में भी हमने देखा हुआ है। इसमें भी चेंजेस जो है वो किए गए हैं। तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें जो है वो पता रहना चाहिए। हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ पर आपका सिर्फ रिविजन जो है वो करवा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप रोज देखो, एक भी मिस मत करो कि हाँ यार देख लेंगे बाद में हो जाएगा। हाँ, ऐसा लाइटली अगर आप लोगोगे ना, आपके ड्रीम, अगर आप आपकी प्रिपरेशन को लाइटली ले रहे हो, इसका मतलब है कि आप आपके ड्रीम्स को लाइटली ले रहे हो। ड्रीम्स को लाइटली लेने का मतलब है कि ड्रीम्स कभी अचीव नहीं होंगे। तो ये चीज़ हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मनरेगा ये सब हो गया। उसके बाद हमें देखने को मिलता है यहाँ पर कस्टडियल डेथ। यहाँ पर आप देखिए दूसरा जो न्यूज़ आर्टिकल है ये बेसिकली कस्टडियल डेथ जो है उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो अब देखिए कस्टडी डेथ यहाँ पर हुई है। अब किसकी हुई है, क्यों हुई है, ये आपको एग्जाम में पूछा जाएगा क्या? नहीं पूछा जाएगा। आपको बेसिकली कस्टडियल वायलेंस जो है उसके बारे में मेंस में क्वेश्चन आ सकता है। मेंस में सीधा क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है कस्टडियल डेथ के बारे में। ठीक है, तो अब कस्टडियल डेथ अगर हम देखते हैं तो हमें मतलब बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। कस्टडियल वायलेंस होता है, टॉर्चरिंग जो है वो हमें यहाँ पर कस्टडी में जो लोग हैं उनकी देखने को मिलती है। तो ये एक पर्सपेक्टिव आपको पता रहना बहुत ज़रूरी है कस्टडियल डेथ के बारे में। अब यहाँ पर अगर आप देखो कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है, मतलब एनसीआरबी जो है, उसने डाटा रिलीज़ किया था। उसके तहत यहाँ पर 26 पुलिसमैन जो है उनको कन्विक्ट किया गया था। देखिए ये क्या होता है, ये आंकड़े कैसे याद रहते हैं, रोज रोज पढ़ने की वजह से। अब मैं न्यूज़पेपर करता हूँ, रोज रोज पढ़ता हूँ, तो मेरा खुद का याद होता है। मैं कोई सेपरेटली याद नहीं रखता हूँ, मेरे को जरूरत भी नहीं है सेपरेटली याद रखने की। लेकिन रोज रोज न्यूज़पेपर कवर करना, जब ये डाटा आया था उस टाइम पर पूरा ये कवर करना, उससे अपने आप याद हो जाता है ना। तो इससे 26 पुलिसमैन जो है उनको कन्विक्ट किया गया था। लगभग 1800, एग्जैक्टली ये नंबर याद नहीं आ रहा है, लेकिन 1800 के आसपास था, 1750 के आसपास कुछ आंकड़ा था। तो वो इतने डेथ जो है वो रिकॉर्ड किए गए थे। आप सोचिए
है ना। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और जो इंजुरीज है वो भी यहाँ पर कस्टडी में हो जाती है, फिजिकल असॉल्ट जो है वो भी हमें देखने को मिलता है। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स है ये काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए आपको कस्टडियल डेथ जो है उसके रिगार्डिंग आपको मेंस में सीधा क्वेश्चन आ सकता है। तो मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मेंस में अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है तो आपको यहाँ पर जो कस्टोडियल वायलेंस है उसके पीछे का कारण लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ रीजन जो है ये बता देता हूँ कस्टोडियल वायलेंस जो हुए थे। अब सबसे पहला जो रीजन हमें देखने को मिलता है, देखिए मेंस पर्सपेक्टिव से आपको ये काफ़ी काम आ सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ये जो मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है एमएम एकेडमी पर मैं लेने ही वाला हूँ, आपको सारी चीज़ें इतने कॉम्प्रिहेंसिव वे में बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, किस तरीके आपको जवाब लिखने पड़ेंगे, सारी चीज़ें आने वाली है एमएम एकेडमी ऐप पर। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। और प्राइजेस इंक्रीज होंगे तो जल्द से जल्द आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। एक साल का अगर आप लेते हो इतने कम इसमें आपको एक साल का कहीं नहीं मिलेगा, हर जगह के प्राइजेस बढ़ रहे हैं, है ना। तो इसीलिए कैसा है कि आप यहाँ पर इतने कम इसमें आपको इतना सब कुछ मिल रहा है तो इन्वेस्ट आप जरूर कीजिए। यहाँ पर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ऐसी नहीं होने वाली है कि हम क्वेश्चन ले लिए और फिर उसका जवाब आपको ढांचे बना के दिए जाने वाले हैं। तो यहाँ पर रीजंस अगर हम देखें तो यहाँ पर रीजंस क्या होते हैं कि स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन जो है ना, स्ट्रॉन्ग जो लेजिस्लेशन है वो हमें देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब इंडिया के पास कोई एंटी टॉर्चर लेजिस्लेशन अवेलेबल नहीं है जिसके तहत यहाँ पर उसको रोका जा सके, क्योंकि जब लॉ होता है तो ही उसको रोक सकते हैं। जैसे कि मॉब लिंचिंग बोलिए, लिंचिंग के लिए कोई लॉ है क्या? नहीं है। लिंचिंग जो है होती रहती है, मर्डर के लिए लॉ है ना, तो भी वो होता है बोला। खैर यहाँ पर क्या है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन जो है ये यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। उसी के साथ साथ बहुत सारे हमारे पास जो इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस है, इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस भी हमारे पास कई ज़्यादा है। जैसे कि एंटायर प्रिजन अगर हम देखें तो ट्रांसपेरेंसी उसमें देखने को नहीं मिलती है कि भैया वहाँ पर जो सलाखें उसके अंदर हो क्या रहा है। मतलब यहाँ पर बहुत ही मुश्किल है, अगर कुछ उसको मारा भी जा रहा है तो बाहर उसकी कैसे आएगी, वो थोड़ी अंदर मोबाइल लेकर बैठा हुआ है कि देखो मुझे मार रहे हैं, मेरे साथ अत्याचार कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है ना। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ओके, उसी के साथ साथ अगर हम देखें तो एक्सेसिव फोर्स हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। एक्सेसिव फोर्स अगर हम देखें तो जो एक्सेसिव फोर्स है जिसमें टॉर्चरिंग जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा पुलिस वाले हैं ना, अकल के आने के लिए शक्ल के बिगड़ने का इंतज़ार क्यों कर रहे थे तुम, इस तरह की चीज़ें जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और अगर हम यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर लीगल प्रोविजंस देख भी ले, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, टॉर्चरिंग से बचाने के लिए अगर हम हमारा जो लीगल प्रोविजन है वो देख भी ले तो हमें आर्टिकल 21 एक देखने को मिलता है जो कि यहाँ पर राइट टू लाइफ जो है वो गारंटी करता है ना। उसी के साथ साथ राइट टू काउंसिलिंग जो है आर्टिकल 22 के तहत वो हमें देखने को मिलता है फंडामेंटल राइट के अंडर में। उसी के साथ साथ जो सीआरपीसी है, अब यहाँ पर ये जो है ये तो प्रॉब्लम्स हो गए, लेकिन उसे सुलझने के लिए हमारे यहाँ पर कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं या नहीं, कि हमारे देश ने आज तक कुछ टॉर्चरिंग के लिए किया ही नहीं है, उसके लिए आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। कि क्या होता है, आंसर राइटिंग में आपको इंट्रोडक्टरी बॉडी लिखना पड़ता है, ठीक है, उसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखने पड़ते हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट लिखने पड़ते हैं, क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। यहाँ पर अगर आप देखो तो इवेल्युएटिंग क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि इवेल्युएट करो, तो इसमें कुछ रीजंस यहाँ पर क्यों हो रहा है ना, क्योंकि पहले यहाँ पर बोला गया कस्टोडियल वायलेंस, मेंस में क्वेश्चन ही कस्टोडियल वायलेंस है, तो यहाँ पर आप वो क्वेश्चन ने ही गृहित धर लिया है कि भैया कस्टोडियल वायलेंस हो रहा है, तो आपको इसके पॉजिटिव नेगेटिव लिखोगे क्या आप, कस्टोडियल वायलेंस के पॉजिटिव नेगेटिव्स, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव लिख ही नहीं सकते हो, इसमें आपको रीजंस लिखना पड़ेगा कि भैया कस्टोडियल वायलेंस के रीजन क्या है। उसके बाद इसके लिए हमारे देश ने कुछ किया है या नहीं किया है। यहाँ पर एक जो एडमिनिस्ट्रेटर है, मतलब अगर आप आईएएस बनना चाहते हो तो उसका एक झलकता है आपको। देखिए आपको इवेल्युएशन क्यों किया जा रहा है कि आप एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हो या नहीं, आप लॉ एंड ऑर्डर को संभाल सकोगे या नहीं, आप रेवेन्यू को संभाल सकोगे या नहीं, ये यहाँ पर देखा जा रहा है। तो आंसर्स भी आपके उसी तरीके से रहने चाहिए। आपने यहाँ पर पहले तो रीजंस बता दिए, कारण बता दिए, है ना, फिर हमारा देश उसके लिए क्या क्या कर रहा है वो आपने देख लिया, फिर आपकी राय जो है वो आपने दे दी कि भैया देश ये कर रहा है लेकिन थोड़ा शॉर्ट जा रहा है, हम ये और कर सकते हैं। तब पता चलता है कि हाँ भैया ये तो जबरदस्त एक एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता है, तो इसको फुल मार्क्स दे दो, तब जाकर आपकी आंसर राइटिंग जो है डेवलप हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे देश में कुछ आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिए गए हैं। उसी के साथ साथ हमारा सीआरपीसी अगर हम देखें उसमें भी हमें देखने को मिलता है सेक्शन 41 अगर हम देखें, है ना, तो उसमें भी यहाँ पर सेफगार्ड जो दिए गए हैं 41A बोलिए, बी बोलिए, सी बोलिए, डी बोलिए, इसमें अरेस्ट बोलिए, डिटेंशन बोलिए, इंट्रोगेशन बोलिए, कैसा होना चाहिए उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। अब यहाँ पर जो हमारे देश में चीजें दी गई है वो हमने देख ली। अब यहाँ पर आप क्या और कर सकते हो, तो उसमें आप अब देखिए आपका ओपिनियन रहता है, लेकिन आपका ओपिनियन भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मार ही दो, यही कर दो, एकदम एक्सट्रीम नहीं रहना चाहिए। आपका ओपिनियन भी रहना चाहिए लीगल एस्पेक्ट्स को पकड़कर, है ना। तो यहाँ पर कैसा है कि यूएन जो कन्वेंशन है टॉर्चर के अगेंस्ट में वो इंडिया ने रेटिफाई करना चाहिए। सबसे पहली चीज तो ये है कि उससे क्या होगा, फिर जो जो यहाँ पर टॉर्चरिंग होती है तो हम यहाँ पर इंटरनेशनल लॉ से अलाइन हो जाएंगे, है ना। दूसरा हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पुलिस रिफॉर्म जो है
वो यहाँ पर लाया जाना चाहिए। पुलिस रिफॉर्म अगर हम करते हैं तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से फॉर्मुलेट कर पाएंगे पुलिस ने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पुलिस क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, ये यहाँ पर आ सकता है। और उसी के साथ सीसीटीवी कैमराज जो है वो यहाँ पर अच्छे तरीके से प्रिजन में लगाए जाने चाहिए, जिससे कि जो एक्सेस है, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस जो है वो यहाँ पर हमें मिल सके। क्लियर है? तो ये कुछ चीजें हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप आंसर राइटिंग करोगे ना भाई साहब, तो फिर आपको खतरनाक मार्क्स जो है वो मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये चीज आप जरूर ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें ईडी के बारे में यहाँ पर दूसरी इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। अब यहाँ पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में हमने कई बार देखा हुआ है, तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो भी है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है उसका क्या क्या रोल होता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके लिए होमवर्क है। तो ये भी पेज हमारा कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें एडिटोरियल पेज देखने को मिल रहा है। यहाँ पर डाटा इनसिक्योरिटी की बात की जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो डाटा इनसिक्योरिटी मतलब क्या है कि यहाँ पर कमेटी जो उसका गठन किया गया है। आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो चाइना है वो हमारा डाटा ले रहा है, चाइनीज गवर्नमेंट जो है डेटा ले रही है। डाटा बोलिए डेटा बोलिए यार, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप समझ रहे हो, वही इंपॉर्टेंट है। डेटा भी बोल सकते हैं, डाटा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बोलिए, डाटा प्रोटेक्शन बोलिए, यहाँ पर फ्रेमवर्क जो है हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है बेसिकली अगर आप देखोगे तो वरी क्या कर रहा है, तो डिजिटल वर्ल्ड में आप कितना यहाँ पर प्रिवेंट कर पाओगे, डिजिटल वर्ल्ड में कितना कुछ हो पाएगा, है ना। यहाँ पर आप देखो कि हर इसमें आपका डेटा जो है वो जा रहा है, इन्फॉर्मेशन जो है, फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन हमें कंटिन्यूसली देखने को मिल रही है। तो अब ऐसे सिनारियो में काफ़ी क्वेश्चन जो है वो रेज हो जाते हैं कि डेटा हम किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, है ना, उसकी यूटिलिटी जो है, यूजेबिलिटी जो है वो किस तरीके से हो रही है। तो अगर हम यहाँ पर देखें फ्रॉम पॉलिटिशियंस टू ब्यूरोक्रेट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, सोशल सोसाइटी, सभी यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं कि हैकर जो है ये भी निकाल सकते हैं कि भैया तुमने करप्शन किया है या नहीं किया है। तो देख लो, करप्शन के वजह से अगर कोई जाना चाह रहा है तो फिर देख लो भैया, आगे का जो ज़माना है वो बहुत ख़तरनाक होने वाला है, क्योंकि ये जो ऑनलाइन वर्ल्ड है ये कहाँ तक इंटरप्रेट करेगा, कहाँ तक वो अंदर घुसेगा, वो कोई नहीं बता सकता है। तो यहाँ पर जो साइबर हाइजीन है इसके बारे में यहाँ पर पता चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। साइबर हाइजीन के बारे में जो लोग हैं उनको जागरूक करना चाहिए, है ना। यहाँ पर स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल जो है वो यहाँ पर लगाने चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन है, जो की गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैं, उनके सोशल मीडिया पे किस तरीके से शेयर हो रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म पर कैसे शेयर हो रहे हैं। ठीक है, और उसी के साथ यहाँ पर इंफॉर्मेशन किस तरीके डिप्लॉय किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक स्ट्रेटेजी जो है, हाइब्रिड वॉरफेयर स्ट्रेटेजी यहाँ पर लगानी चाहिए, जिससे कि डाटा जो सीख कर रहे हैं वो कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पर देंगे, है ना। तो ये भी एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलती है। तो ये ऑलरेडी हमने देखा था, लेकिन मैंने सोचा कि आपको और अच्छी तरीके से यहाँ पर बता दूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि आउट एंड इक्वल, तो यहाँ पर बेसिकली यंग डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो सो कॉल्ड इटर्नल वैल्यूज़ जो है इंडिविजुअल लिबर्टीज़ के अगेंस्ट में, उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। मतलब क्या है, जो होमोसेक्सुअलिटी है उसके बारे में यहाँ पर हमें जो सवाल है वो देखने को मिल रहा है। होमोसेक्सुअलिटी, आप सभी को पता है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, उसके तहत यहाँ पर जो होमोसेक्सुअलिटी है उसको क्रिमिनल ऑफेंस से निकाल दिया गया, है ना। अब यहाँ पर जब क्रिमिनल ऑफेंस से निकाल दिया गया, मतलब होमोसेक्सुअल जो है वो एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बिता सकते हैं, है ना। सेम सेक्स मैरिज जो है ये यहाँ पर हो सकती है। लेकिन क्या हुआ कि हाल ही में यहाँ पर जो PIL है वो दाखिल की गई, क्योंकि जो होमोसेक्सुअल्स हैं उनको यहाँ पर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत यहाँ पर शादी करने से मना कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर जो सॉलिसिटर जनरल है, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल कहाँ चले गए, सॉलिसिटर जनरल, रुको एक मिनट, यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल अभी यहीं तो थे यार। अबे सॉलिसिटर जनरल कहाँ चला गया यहाँ आया। सॉलिसिटर जनरल जो है उन्होंने यहाँ पर आर्ग्यू किया है। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिया क्यों है ये आर्टिकल, एक तो आपको होमोसेक्सुअलिटी जो है उसका जो क्रिमिनल ऑफेंस यहाँ पर दिया गया था उसके बारे में आपको पता होगा, तो आपको कमेंट सेक्शन में पहले तो उसका सेक्शन बताना है कि कौन सा था उसको क्रिमिनल ऑफेंस से जो बाहर निकाल दिया। दूसरा, मुझे आपको यहाँ पर अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल के बारे में बताना है। अटॉर्नी जनरल का ऑफिस जो है वो हमें संवैधानिक तौर पर देखने को मिलता है, सॉलिसिटर जनरल का नहीं है। अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करने के लिए सॉलिसिटर जनरल देखने को मिलता है। अटॉर्नी जनरल मतलब देश का जो सरकार है उसका वकील, है ना। अब अटॉर्नी जनरल को सारी सुविधाएं मिलती है जो कि एक मिनिस्टर को भी मिलती है। मतलब सॉलिसिटर अटॉर्नी जनरल जो है वो लोकसभा हो राज्यसभा हो दोनों ही हाउसेस में बैठ सकता है, प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन वोट जो है वो नहीं कर सकता है। ठीक है, और सॉलिसिटर जनरल अगर हम देखें तो ये मतलब समझ लीजिए कि उसी के हाथ के नीचे काम करता है। अटॉर्नी जनरल अगर हम देखें राष्ट्रपति बनाते हैं, राष्ट्रपति बिगाड़ते हैं, कोई टेन्योर जो है वो नहीं दिया गया है,
है ना। और वो सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो बनने के लिए वो ये रहना चाहिए, उसी तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो ये बस यही चीज़ बताने के लिए मैंने आपको ये किया। और बाकी होमोसेक्सुअलिटी के तौर पर आप अगर देखो तो उसके बारे में आपको बताना क्या है, आपको जो उसके सीआरपीसी के ये है सेक्शंस है, वो आपको वहाँ पर आईपीसी सीआरपीसी के सेक्शंस आपको बताने हैं, ठीक है। और उसी के साथ यहाँ पर सेम सेक्स जो है उसको नहीं किया गया, तो उसी के बारे में ये आर्टिकल जो है वो बात कर रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। बाकी ये वाला जो आर्टिकल है पेंडेमिक एंड फेटलिज्म, ये हम देखेंगे हमारे इसमें। और उसी के साथ यहाँ पर फेथ जो है मशीन्स पर, इसके बारे में भी हम कवर करने वाले हैं हमारे पीपीटी में। बाकी अगर हम एक्सप्लेन सेक्शन देखें तो गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखिए गोल्ड की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर इसी आर्टिकल के थ्रू बताया, क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बाकी बहुत सारी चीज़ें हमने इसकी कवर की हुई है। अब देखिए गोल्ड प्राइसेस जो है किस तरीके से मूव हुए हैं, गोल्ड प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं, काफ़ी ज़्यादा जंप हमें गोल्ड प्राइसेस में देखने को मिला था, है ना। तो इससे हमें पता चलता है कि गोल्ड प्राइसेस जो है अगर आप देखो 58,000, अब मेरे इधर देखा जाए तो 56,000 जो है यहाँ तक हाईएस्ट पहुँच गया था, फिर 56,500 तक पहुँच गया था, ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखो तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें इंटरनेशनल मार्केट जो है उसकी वजह से देखने को मिल रहा है। उसके बाद फॉल जो है वो भी हमें देखने को मिला। अब प्राइस राइज क्यों हुए, तो बिगेस्ट रीज़न अगर हम देखें, बिगेस्ट रीज़न जो है इसका हमें देखने को मिला है पेंडेमिक। पेंडेमिक क्यों, देखिए यहाँ पर क्या होता है, किसकी प्राइजेस इंक्रीज क्यों होती है, क्योंकि उसकी डिमांड इंक्रीज हुई है ना। डिमांड इंक्रीज हुई है इसलिए उसके प्राइजेस इंक्रीज हुए हैं। डिमांड जो है वो क्यों, डिमांड जो है वो क्यों इंक्रीज होती है, डिमांड इंक्रीज हो रही है क्योंकि अगर आप पेंडेमिक देखो उसकी वजह से लोग कुछ खरीद नहीं पा रहे हैं, लोग कुछ भी नहीं खरीद पा रहे हैं, इकोनॉमी जो है पूरी नीचे जा रही है। तो अगर आप कैश रखोगे तो उसकी वैल्यू डिग्रेड हो रही है। अगर आप बैंक देखो तो 2 से 2.5% के आसपास वो सेविंग पर आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं। अगर आप जो ये देखो क्या बोलते हैं उसको, अगर आप एफडीज देखो उसकी भी इंटरेस्ट रेट कम होते जा रहे हैं, तो फिर उसमें भी सेव करके क्या मतलब है। तो इससे लोग क्या देख रहे हैं, जो स्टेबल रहे, रियल इस्टेट देखो तो वहां पर भी मंदी चल रही है, तो जो स्टेबल रहे, स्टेबल क्या चल रहा है, तो गोल्ड चल रहा है, तो गोल्ड जो है वो हम खरीद लेते हैं। तो ज्यादा लोग गोल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, ज्यादा बढ़ रहे हैं तो उसकी डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है तो प्राइजेस बढ़ रही है ना। तो ग्लोबल रिसेशन के इसमें जो स्टेबल एक गोल्ड है वही हमें देखने को मिलता है, तो उसके लोग ज्यादा ज्यादा खरीद रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि रुपी जो है वो भी यहाँ पर लो होता जा रहा है, तो वो भी कारण इसका हमें देखने को मिलता है कि इतना ज़्यादा जो है वो जा रहा है। तो अब यहाँ पर जो प्राइजेस है क्या वो और इंक्रीज होंगे, तो यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है कि जो कोविड है उसके नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो इसलिए हो सकता है कि यहाँ पर बढ़ता जाए, कि कोई भी मेडिकल सोल्यूशन इसका नहीं निकल रहा है। देखिए जैसे ही यहाँ पर 56 56,500 आपके अंदर अगर 58,000 पहुंच गया होगा, तो फिर जैसे ही रशिया ने बोला कि हमने वैक्सीन निकाल ली है, वैसे प्राइजेस एकदम डाउन आ गए थे। अभी अगर आप देखोगे तो शायद 51 52 के आसपास चल रहे हैं, 51 52 के आसपास। तो इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। तो जैसे ही यहाँ पर आ जाता है, मतलब गोल्ड जो है वो अगर जो वैक्सीन है वो आ जाती है, तो फिर हो सकता है कि यहाँ पर गोल्ड के रेट जो है वो यहाँ पर कम हो जाए। तो क्या ये इन्वेस्टमेंट के लिए सही है, तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर आपको पहनने के लिए लेना है तो गोल्ड आप ले सकते हो, नहीं तो दूसरा अगर आप इसका अल्टरनेटिव देखो तो गोल्ड बॉन्ड हमें देखने को मिलता है। गोल्ड बॉन्ड अगर आप देखो तो वहां पर आपको इंटरेस्ट रेट जो है वो भी देखने को मिलता है ना। गोल्ड बॉन्ड जो है उसमें आपको इंटरेस्ट रेट भी देखने को मिलता है, क्योंकि हो सकता है गोल्ड रेट जो है सीधे क्रैश कर जाए, है ना। लेकिन गोल्ड बॉन्ड जो है यहाँ पर सेफ हमें देखने को मिलता है, क्योंकि गोल्ड बॉन्ड अगर आप देखो तो उसमें आपको 2.5% जो है फिक्स्ड आपको ये भी मिलता है। और उसी के साथ साथ जो अगर आपको बेचना है गोल्ड बॉन्ड, तो जो प्राइस उस टाइम पर गोल्ड की चल रही है वो आपको देखने को मिलेगा। और ये खासकर क्या है, मैच्योरिटी अगर हो जाती है तो टैक्स फ्री भी हमें देखने को मिलता है ना। और उसी के साथ साथ यहाँ पर गोल्ड बॉन्ड जो उसका मैच्योरिटी पीरियड कितना होता है, 8 साल का होता है, लेकिन यहाँ पर 5 साल के बाद उसको निकाल सकते हैं। 5 साल के बाद अगर आप निकालते हो तो आपको टैक्स लगेगा, 8 साल के बाद निकालते हो तो टैक्स नहीं लगेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है, ग्रेटर लिक्विडिटी जो है ये भी ये प्रोवाइड करता है। अगर आप रियल इस्टेट देखो, बेचा ही नहीं गया आपका घर या फिर जमीन, तो मतलब क्या है, तो ये गोल्ड बॉन्ड जो है एक सेफ चीज हो सकती है। तो यही चीज आपको अगर इन्वेस्टर हो आप, तो उसके हिसाब से यहाँ पर आर्टिकल में जो है वो बातें की गई है, क्लियर है। और फिर उसके बाद यहाँ पर आई ग्लास जो है क्या वो बचा सकता है कोविड से, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। बाकी ये 3 एग्रीकल्चरल बिल जो है ये क्यों अकाली दल को पूछ किए हैं, ये पूरा मसला मैंने अभी आपको फ्रंट पेज पर ही बता दिया, है ना। 3 जो ऑर्डिनेंस यहाँ पर लाए गए थे, 3 ऑर्डिनेंस आप सभी को पता है कौन कौन से, फिर से अब मैं यहाँ पर नहीं लूंगा यार। अब यहाँ पर एनडीए जो है उसमें से यहाँ पर अकाली दल जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा कि भैया हमारे पास रखा ही नहीं गया, हमको पूछा ही नहीं गया, इसीलिए यहाँ पर जो कैबिनेट है उसमें से इन्होंने रेसिग्नेशन जो है वो प्रोवाइड कर दिया, है ना। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। बाकी जो चीज़ें हैं वो हमें यहाँ पर जानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो वर्ल्ड पेज देखने को मिलता है। वर्ल्ड पेज में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो यूएसए है,
यूएसए ऑफिशियल्स ने ताइवान को विजिट किया है, चाइना ने वार्न किया है। ताइवान आप सभी को पता है कहाँ पर है, चाइना जो है उसको अपना क्लेम करता है ना। तो इस तरीके से देखने को मिलता है। पाक जो है गिलगिट बाल्टिस्तान जो है उसको फुल फ्लेज प्रोविंस बनाने के चक्कर में, अब देखिए हमें जो भारत है, भारत का जो अभिन्न हिस्सा है कश्मीर, है ना, उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर हम पूरा ही निकालें, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख अगर पूरा निकालें तो इस तरीके का कुछ एरिया हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एलएसी हमें देखने को मिलती है। ये अगर हम देखें तो गिलगिट बाल्टिस्तान एरिया हमें देखने को मिलता है, ये पीओके में आता है ना। मतलब ये डिस्प्यूटेड है। यहाँ पर क्या सही में इंटरनेशनल लाइन ऐसी है नहीं है, लेकिन फिर भी ये फुल फ्लेज प्रोविंस बनाने की कोशिश में लगे हुए, तो इसका विरोध तो जरूर होगा। ये अपने सपने जो है वो सजाते रहे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये देखने को मिल रहा है। और बाकी अगर हम देखें तो इकोनॉमी सेक्शन में फिर से हमें वही चीज़ देखने को मिल रही है, IRDAI, ठीक है। IRDAI दो इंश्योरेंस स्कीम MSME। तो IRDAI क्या है इसके बारे में हमने ऑलरेडी देख लिया है। तो इसके चेयरमैन जो है, अगर आप बैंकिंग एग्जाम कर रहे हो तो ये आपको पूछ सकते हैं कि चेयरमैन जो है वो कौन है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट एक स्टैटिक जीके के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, विस्तारा जो है ये फर्स्ट इंडियन कैरियर बनता है जिसने इन फ्लाइट वाईफाई कनेक्टिविटी ऑफर की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे पहले 3 साल पहले ही बोला गया था कि इन फ्लाइट में लाया जाएगा, लेकिन विस्तारा जो है वो पहली ऐसी एयरलाइन बनती है इंडिया में जिसने यहाँ पर ये कर दिया है। मतलब आप यहाँ देखोगे इंटरनेशनल फ्लाइट बिटवीन दिल्ली एंड लंदन जो ऑपरेट की जा रही है उसमें हमें यहाँ पर कैरियर में देखने को मिल रहा है। तो ये भी एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो विस्तारा ये पहला है, ठीक है, जो आपको ध्यान में रखना है। बाकी अगर आप देखो तो स्पोर्ट्स पेज इतना कुछ खास न्यूज़ नहीं है। तो यहाँ पर हमारा न्यूज़पेपर जो है वो खत्म होता है। काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर देख लिया। तो चलिए अब पीपीटी पर पढ़ते हैं। पीपीटी में जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, एडिटोरियल्स है, वो कवर करने की कोशिश करते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, MM अकेडमी जो उसे भी डाउनलोड जरूर कीजिए। तो आइए हम यहाँ पर एडिटोरियल पर आते हैं। तो फर्स्ट एडिटोरियल हमें देखने को मिलता है फेथ इन दी मशीन, मतलब मशीन जो है उस पर हमें फेथ रखना है। देखिए जो सोशल मीडिया कंपनीज़ है वो यहाँ पर क्या करती है, जो पब्लिक एक्सप्रेशन है हेट के, है ना, उसे यहाँ पर डील करती है। क्योंकि देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अभी ऐसा बन चुका है कि वहाँ पर हमें पॉजिटिव चीज़ें कम, लेकिन नेगेटिव चीज़ें जो है वो कई ज़्यादा, बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं एक वीडियो बनाऊं कि मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस जो है उसका वीडियो बना रहा हूं तो उसके व्यूज़ जो है वो कम जाएंगे। लेकिन अगर मैं एक वीडियो बनाऊं कि जो सरकार है, गवर्नमेंट है, ये पागल हो चुकी है, या फिर ये जो है ये ऐसा है, या फिर ये जो है ये वैसा है, अगर मैं नेगेटिव वीडियो बनाऊं तो व्यूज़ जो है वो भी अपने आप बढ़ जाते हैं, है ना। लेकिन कुमार विश्वास जो है उनकी एक चीज़, कहीं भी चीज़ मुझे बहुत याद आती है। कुमार विश्वास आप सभी को पता है कि यंग जनरेशन तो ऑलमोस्ट सभी उनको पहचानते हैं। तो उनसे बोला गया था कि सभी लोग जो मतलब ज़्यादा फेमस होना चाहते हैं तो वो या तो एक्टिंग में या तो बिग बॉस में ऐसे सब जगह चले जाते हैं। तो उन्होंने एक चीज़ कही थी जो मुझे बहुत ही ज़्यादा छू गई, और इससे पता चलता है कि आप जो कर रहे हो ना, भले ही लोग आपको ज़्यादा रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपकी जो शैली है वो आप मत छोड़ो। उन्होंने कहा कि मैं जो हरिवंश राय बच्चन हूँ उनकी पातड़ी का हूँ, मतलब उनके लेवल का हूँ, मैं एक लेवल नीचे जाके अमिताभ बच्चन के लेवल पर क्यों आऊँ। तो ये चीज़ उन्होंने कही। तो ये कितनी गहरी चीज़ है। यहाँ पर आपको लगा कि अमिताभ बच्चन भी तो इतना ऊपर है क्या, उसकी डिस्टेंस नहीं, आप उसको थोड़ा पॉजिटिव वे में सोच के देखिए कि कितनी गहरी बात उन्होंने कही कि मैं जो लेवल है मेरी, ये जो लेवल है मेरी, भले यहाँ पर रिकॉग्नाइज ना कर रहे हो। हरिवंश राय बच्चन जो है उनको रिकॉग्नाइज अमिताभ बच्चन की वजह से बहुत ज़्यादा अभी यूथ जो है उनको पहचानता है, लेकिन उनका जो एक ऑरा रहा है, उनका जो एक दौर रहा है, उनका जो एक एरा रहा है वो अपने आप में एक बेहतरीन है। और यहाँ पर एक जनरेशन नीचे में क्यों हूँ जब मैं उस जनरेशन में हूँ। तो इस तरीके की चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, इस तरीके की पॉजिटिविटी जो है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो सोशल मीडिया जो है उसमें मोस्टली हमें नेगेटिव पर्सपेक्टिव जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर दो आपको बहुत सारे व्यूज़ मिल जाएंगे, है ना। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें सोशल मीडिया कंपनीज आजकल क्या कर रही है, तो जो हेट है उसको थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आज आके सभी के ऊपर ट्रोलिंग, आज आके सभी के ऊपर हेट। इवन यार यहाँ पर जो वीडियोज़ बनाते हैं, मतलब आप सोचिए जो एजुकेशनल वीडियोज़ बना रहे हैं उस पर ना ही अपना कोई ओपिनियन रखा जा रहा है, ना ही कुछ रखा जा रहा है, फिर भी यहाँ पर आकर जो हेट है वो स्प्रेड करना शुरू करते हैं। मतलब आप सोचिए कि लोगों के दिमाग में क्या है। यहाँ पर उनको समझना चाहिए जो हेट स्प्रेड कर रहे हैं कि आप जो हेट कमेंट्स यहाँ पर डाल रहे हो उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप ही की मेंटेलिटी जो है वो दिखाई दे रही है। तो ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो सोशल मीडियाज़ है वो जो हेट यहाँ पर एक्सप्रेशन फैलाते हैं, तो यहाँ पर रिमार्केबली 2 यहाँ पर सोर्सेस हमें देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली कैसा है
एक्सपेक्टेशन आउटसोर्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोलिंग द आउटब्रेक ऑफ डिस्ट्रक्टिव इमोशंस लाइक हेट्रेड। मतलब क्या है कि यहाँ पर जो डिस्ट्रक्टिव इमोशन है हेट्रेड का, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इमोशन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका एक्सपेक्टेशन यहाँ पर आउटसोर्स हो चुका है। मतलब कैसा है कि आप अगर देखो तो जो भी कंपनीज है वो क्या कर रही है, वो खुद से, मतलब अगर मैं यहाँ पर जो हेट स्पीचेस आ रहे हैं उसको अगर मैं खुद यहाँ पर निकालूँ, खुद यहाँ पर अगर मैं उसको डिलीट करते जाऊँ तो बात अलग है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक मशीन जो है उसके ऊपर सौंप दिया गया है कि भैया मशीन जो है अब वो देखेगी, मतलब आउटसोर्स कर दिया गया है उस चीज़ को कि अब यहाँ पर हेट स्पीचेस जो है उसे निकाल रहे हैं तो आउटसोर्स कर दिया गया है। उसे कंट्रोल करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अब यहाँ पर किसी और को दे दी गई है, मशीन को दे दी गई है। मशीन यहाँ पर देखिए, उसे अगर लग रहा है ये ख़राब कमेंट है तो उसे निकाल दिया जाएगा, उसे लग रहा है कि नहीं अच्छा कमेंट है तो उसे रखा जाएगा, है ना। तो ये सजेस्ट कर रहा है नथिंग लेस देन द एब्डिकेशन ऑफ द रोल सोशल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग रन बाय द स्टेट यहाँ पर किस तरीके से वो प्ले कर रहे हैं। दूसरा है कि सोशल मीडिया कंपनी जो है वो यहाँ पर प्रॉब्लम से कैसे डील कर रही है, तो अपना जो स्पीयर है उनके ऑपरेशंस का उसे यहाँ पर एनहांस करके, मतलब क्या है कि हाँ ये करना है, ओके ठीक है, हम एआई जो है उसको और थोड़ा अपग्रेड कर देते हैं, हम मशीन्स को थोड़ा और अपग्रेड कर देते हैं, है ना। मतलब यहाँ पर बेसिकली कैसा है कि जो इलेक्शंस आते हैं तो इलेक्शन के दौरान ज़्यादा हेटरेट स्पीचेस बढ़ जाती है ना, इंक्लाइंड स्पीचेस बढ़ जाती है, तो ये सारी चीज़ें रिड्यूस करना है, हेटफुल एक्सप्रेशन रिड्यूस करना है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो क्या फिगर आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पर डिजिटल टूल जो है उसे फिगर आउट कर रहे हैं, जो मशीन्स है उसे यहाँ पर फिगर आउट कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं हम हायर एजुकेशन का, ठीक है। मशीन जो है यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मशीन्स की, मशीन्स किस तरीके से हर तरफ स्प्रेड हो रही है। तो जब हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो हायर एजुकेशन में जो इंपॉर्टेंट वैल्यू है सभी के लिए वो ये है कि नॉलेज जो है वो हमें गेन करना है ना। अब यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर न्यूज़पेपर में ये नॉलेज आया है तो मैं यहाँ पर आपको लिख कर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्लियर है। लेकिन अगर मैं खुद यहाँ पर कोई आर्टिकल लिख रहा हूँ, ठीक है, तो वो जो आर्टिकल मैंने लिखा हुआ है वो किसी और से तो नहीं लिया गया है। मतलब फॉर एग्जांपल कि जैसे कि आप बहुत सारे ऐसे चैनल्स देखते हो जो करंट अफेयर्स के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, करंट अफेयर्स करंट इश्यूज जो है वो बताते हैं। लेकिन अगर आप एक्चुअल में देखो जो भी करंट सिनारियो बता रहे हैं, करंट न्यूज़ जो वो बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं से लेकर बता रहे हैं, है ना। तो इसी तरीके से ये जो चीज़ें हैं अगर वो अपनी बताकर करे तो फिर वहाँ पर गलत हो जाता है। तो उसे स्क्रूटिनाइज करना, उसे देखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। जैसे कि हम पीएचडी जो करते हैं तो उसमें जो भी हम रिसर्च पेपर डाल रहे हैं तो वो रिसर्च में जो चीज़ें दी गई है वो कहीं और से तो नहीं ली गई है। तो पहले क्या हुआ करता था कि जो गाइड्स होते थे, क्योंकि देखिए आप पीएचडी अकेले नहीं कर सकते, आपको कोई ना कोई गाइड जो है वो लगता है, तो जो गाइड है वो रेक्टिफाई करता था, स्क्रूटिनाइज करता था कि ये जो चीज़ यहाँ पर ली गई है कहीं और से नहीं ली गई है। लेकिन अब उन पर से विश्वास जो है वो उड़ने लग गया है। अब यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर है उससे रिप्लेस कर दिया है टीचर्स को। अब सॉफ्टवेयर यहाँ पर देखता है कि भैया ये जो चीज़ है कहीं और से ली गई है या नहीं ली गई है। इससे क्या हो रहा है, इससे एक जो क्रेडिबिलिटी है वो भी कम हो रही है। उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो मशीन्स है वो यहाँ पर रिप्लेस कर दी जा रही है ह्यूमंस को। अब यहाँ से मैसेज क्लियर है कि यूनिवर्सिटी जो है वो टीचर्स पर ट्रस्ट नहीं करती है एनी मोर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो स्टीरियोटाइप होता है टीचर का कि यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको हेल्प करेंगे, लेकिन अब क्या हो रहा है हर चीज़ में जो ये चीज़ है वो निकल कर आ रही है। मतलब हर इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन तरीके से मिल रही है, हर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मशीन जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो अब यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव होती जा रही है ह्यूमन्स पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो। अब स्टोरी क्या है, स्टोरी जस्ट ये है कि 1 among the 100 वेयर इन सोशल स्पेस और फंक्शन जो है वो यहाँ पर टेक्नोलॉजी के द्वारा हैंडल किया जा रहा है ना। सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी जो है वही हैंडल कर रही है। अब यहाँ पर अगर मैं यूट्यूब पर कुछ वीडियो डाल रहा हूँ, अगर मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर यूट्यूब पर जो आप देख पा रहे हो क्या वो कोई इंसान जो है वो कर रहा है क्या वहाँ पर बैठ के कि हाँ ये वीडियो आ गया है अब मैं इसको यहाँ पर लोगों के लिए कर देता हूँ? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर ऑटोमेटिकली सब कुछ मशीन जो है वही प्रोवाइड कर रही है। आपको जो सजेशन में दिखाई देता है तो वो क्या कोई इंसान आपको सजेशन में दे रहा है? नहीं। आप जिस तरीके से देख रहे हो, जिस तरीके की हिस्ट्री देखने को मिल रही है आपकी, आप जो सर्च कर रहे हो उसी हिसाब से आपको सजेशन देखने को मिलते हैं। इन डे टू डे जनरल गवर्नेंस, हाँ एक जो चीज़ है ना ये भी मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ क्योंकि काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स ऐसे बोलते हैं कि हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है यूट्यूब पर, इस पर उस पर। तो देखिए होता क्या है, मेरे साथ भी ये हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि होता क्या है कि अभी मुझे 4 व्हीलर जो है वो लेना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या हुआ कि मैं जो प्रीमियम कार्स है उसके बारे में देख रहा था कि ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट या फिर कॉस्टिंग जो है वो किसके फीचर्स किस किस में कितने हैं, मतलब उसमें मैं ऑडी बोलिए, मर्सिडीज़ बोलिए, ये सारी गाड़ियाँ देख रहा हूँ, ठीक है। तो अभी क्योंकि अभी मुझे फील हुआ क्योंकि मैं थोड़ा ये जो सिनारियो है, ये पूरा सिनारियो है, इससे थोड़ा बाहर गया,
है ना, इससे थोड़ा बाहर गया। नहीं तो क्या है, मैं जो एजुकेशनल वीडियोस है यही देखना, या फिर जो अलग अलग रिसर्च चीज़ें होती है, या फिर किसी की डिबेट्स जो हेल्दी डिबेट्स है वो देखना, तो मुझे सजेशंस भी वही दिखाई देते थे। अभी क्या हो रहा है, अभी मैं वो सारी चीज़ें मैंने 1-2 बार सर्च किया, तो अब मुझे सर्चिंग में जो सजेशंस है उसमें भी वही चीज़ें दिखाई दे रही है कि ऑडी जो है ये इसमें A6 में ये सारे हैं, मतलब जो अलग अलग आते हैं उसमें ये सारी चीज़ें हैं, मर्सिडीज C क्लास E क्लास, तो ये सारी फैसिलिटीज़ देखने को मिल रही है। तो होता क्या है, मुझे अब सजेशन में वही दिखाई देता है, तो मेरा मन हो जाता है वो देखने का। इसलिए फिर मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि कंटिन्यूसली 2 दिन तक मैंने सिर्फ एजुकेशनल वीडियोस जो है वही सर्च मारे, देखो या ना देखो लेकिन सिर्फ सर्च मारे, और उसको क्लिक करके बाद में पीछे आ गया। तो इससे क्या हुआ, इससे अब मुझे सजेशन से ये सारी चीज़ें जो हट गई। इसी तरीके से क्या होता है, अगर आप वीलॉग किसी का देखने लग जाओ, वीलॉग तो मुझे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, दूसरे की ज़िंदगी में देख के मतलब क्या है, तो ये जो वीलॉग है ये भी क्या होता है कि सजेशन में बहुत सारे लोगों के देखने को मिल जाते हैं, और फिर उनकी ज़िंदगी जो है हम देखते बैठ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा, इसे फ्रॉड से आपको बचना है। तो इसलिए क्या है कि आपका जो मोटो है उसी से रिलेटेड आपको चीज़ें देखती रहनी है, जिससे कि आपको सजेशन में वही चीज़ें दिखाई दे। क्लियर है, आपको बाकी इस पर क्लिक ही नहीं करना है, कितना भी अट्रैक्टिव थंबनेल क्यों ना हो। अब यहाँ पर न्यूली अनाउंस पॉलिसी जो एजुकेशन में अगर आप देखो, तो डिजिटल रिसोर्सेज का ज़्यादा स्पीयर इसमें देखने को मिल रहा है। डिजिटल रिसोर्सेज जो उसका इंक्लेंशन हमें देखने को मिल रहा है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो भी अगर हम देखें तो, है ना। अब यहाँ पर नेक्स्ट आ रहा है, झारखंड जो है वो सोशल ऑडिट टीम यहाँ पर देखने को मिल रहा है मनरेगा जो है उसका वर्क डिमांड बूस्ट करने के लिए। अभी देखिए मनरेगा अगर हम देखें तो मतलब क्या है कि आपको गारंटी दे रहे हैं। अगर हम हमारा DPSP देखें तो DPSP में हमें राइट टू वर्क जो है वो देखने को मिलता है, राइट टू वर्क। अब राइट टू वर्क आपको काम जो है वो प्रोवाइड करता है, ये हमारे DPSP में फंडामेंटल राइट नहीं है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सोशल ऑडिट यूनिट जो है उसके थ्रू यहाँ पर डिमांड जो है वो यहाँ पर कैप्चर की जाएगी, कितनी एक्चुअल में डिमांड है। ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर आप देखो 6 लाख एक्चुअल में डिमांड हमें देखने को मिल रही है, लेकिन इतने लोगों को हम काम दे पा रहे हैं क्या, बिल्कुल नहीं दे पा रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर आप देखिए सोशल ऑडिट होती क्या है, तो सोशल ऑडिट अगर हम देखें तो एक वे है मेजर का, अंडरस्टैंडिंग का, रिपोर्टिंग का, अल्टीमेटली जो ऑर्गेनाइजेशन है सोशल एथिकल परफॉर्मेंसेस पे उस पर इम्प्रूव करने का, कि यहाँ पर हम जो काम कर रहे हैं उसमें क्या खामियां हैं, उसमें क्या क्या और किया जा सकता है, परफॉर्मेंस को कैसे अपग्रेड किया जा सकता है, इसके लिए हमें सोशल ऑडिटिंग देखने को मिलती है। सोशल ऑडिटिंग बेसिकली ये जो हमारा गैप है उसे नैरो करता है, जो गोल है हमारा और रियलिटी का, मतलब हमारा गोल क्या है, हमारा गोल है हमें यहाँ तक पहुँचना है, लेकिन रियलिटी में हम यहीं पर है। तो ये यहाँ पर बताता है, मतलब हमें क्या है, हमें यहाँ पर इतने सारे लोगों को जॉब देनी है, लेकिन हम दे कितने लोगों को पा रहे हैं, इतने ही लोगों को दे पा रहे हैं। जो इफिशियंसी इफेक्टिवनेस है उसमें यहाँ पर हमें जो ऑडिटिंग है वो प्रॉपर तरीके से बताता है। रोल जो है सोशल ऑडिट का ये गैप कम करने में, ये क्या है, सोशल ऑडिट जो है अकाउंटेबिलिटी फिक्स करता है, मतलब पब्लिक सर्वेंट हो जाए, है ना, उनकी अकाउंटेबिलिटी कि भैया पब्लिक सर्वेंट आप इतना काम नहीं कर रहे हो, आपको और ज़्यादा काम करना पड़ेगा। जो इफिकेसी है वो यहाँ पर इंक्रीज कर देगा, इफेक्टिवनेस जो है वो यहाँ पर इंक्रीज कर देगा। सोशल ऑडिट मेजर जो है यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी को भी एनहांस करते हैं। कैसे एनहांस करते हैं, यहाँ पर राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है उसको यहाँ पर इन्फोर्स करेंगे, जिससे क्या है लोगों को पता चलेगा कि भैया 6 लाख की ज़रूरत है, लेकिन आप दे कितने लोगों को रहे हैं, 1 ही लाख को दे रहे हो, 5 लाख का गैप आ रहा है। ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो गई, लोगों को पता चला, प्रेशर बिल्डअप हुआ, यहाँ पर लोगों की इफिशिएंसी बढ़ गई, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर करप्शन को कम कर देना, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है सोशल ऑडिटिंग की वजह से। तो आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में अगर बोला जाए तो सोशल ऑडिटिंग की वजह से नीचे देखे में से कौन कौन से पॉइंट्स हमें देखने को मिलते हैं, तो करप्शन रिड्यूस होगा, इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, ये सारी चीज़ें आपको पता रहना चाहिए। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी इससे इंक्रीज होता है। सोशल ऑडिटिंग जो है अवेयरनेस क्रिएट करता है लोगों में, बेनिफिशियरीज में, इससे लोकल कम्युनिटी जो है वो भी यहाँ पर स्टेक होल्डर बन जाती है, वो भी यहाँ पर आकर पार्टिसिपेट करती है। तो ये जो पॉइंट्स है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखो तो। जो मार्जिनलाइज्ड है उनको यहाँ पर एम्पावर करती है, जो मार्जिनलाइज सोशल ग्रुप्स है वो यहाँ पर नॉर्मली एक्सक्लूड कर दिए जाते हैं, लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा कि सोशल ऑडिटिंग की वजह से उनमें अवेयरनेस फैलेगी, उनको भी यहाँ पर इंक्लूड जो है वो किया जाएगा, क्योंकि उनसे भी तो पूछताछ होने वाली है ना। पॉलिसी इवैल्यूएशन जो है वो यहाँ पर किया जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या है कि जो पॉलिसी है किस तरीके से आप काम कर रहे हो, किस तरीके से नहीं कर रहे हो, तो ये सारी क्वालिटी पॉलिसी जो है उसका इवैल्यूएशन किया जाएगा कि भैया यहाँ पर कमतरता हो रही है, यहाँ पर हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। क्लियर है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है पेंडेमिक एंड फेडरलिज्म। पेंडेमिक अगर आप देखें, पेंडेमिक आज की तारीख में पेंडेमिक क्या है, कोरोना वायरस। पेंडेमिक की वजह से फेडरलिज्म जो है उसमें कैसी हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। प्रॉब्लम्स तो छोड़िए, यहाँ पर थोड़ा अलग हटके आर्टिकल लिया गया है। ये आर्टिकल हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, अब देखेंगे आपको याद आता है या नहीं ये, क्योंकि मुझे याद है कि ये आर्टिकल मैंने कवर किया हुआ था। अब थोड़े मैं आपको हिंट देता हूँ, आप पता लगाइए कि आपको याद आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा है मतलब आप अच्छी तरीके से वीडियोज़ नहीं देख रहे हो या फिर रेगुलरली नहीं देख रहे हो। अब देखिए हमारे यहाँ पर सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और सेंट्रली
स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम मतलब 100% फंडिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से दी जाती है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब 60-40 बोलिए, 75-25 बोलिए, 90-10 बोलिए, इस तरीके की फंडिंग जो है वो प्रोवाइड की जाती है। 60% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 40% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। अब ये मोस्टली कौन से सब्जेक्ट्स पर होता है हमारे यहाँ पर? अगर हम लिस्ट देखें 7th शेड्यूल, उसमें लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिस पर एक्सक्लूसिवली जो केंद्र सरकार है वो लॉज बना सकती है। स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिस पर एक्सक्लूसिवली जो राज्य सरकारें हैं वो लॉज बना सकती है, और जो कॉन्करेंट लिस्ट है उस पर दोनों ही सरकारें जो है वो लॉज बना सकती है। अब जो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट्स दिए गए हैं उस पर अगर कोई लॉ बनाया जाता है तो अगर वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में आता है तो मतलब क्या है, राज्य की जो सब्जेक्ट्स है उसके ऊपर जो केंद्र सरकार है वो भी पैसा दे रही है। मतलब कि अगर कोई स्कीम है जो कि राज्य सरकार के ऊपर है, उसमें 60 रुपये जो है वो दे रही है केंद्र सरकार और 40 रुपये जो है वो राज्य सरकार को डालकर इस स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट दिया गया है उसे इम्प्लीमेंट करना है उस राज्य में। अब यहाँ पर डिफेंस अगर हम देखें तो वो आता है यूनियन लिस्ट में, है ना। लेकिन डिफेंस के लिए अगर कुछ खर्च करना है तो पूरी तरीके से केंद्र सरकार जो है उसे खर्च करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो राज्य सरकारें हैं वो क्यों नहीं खर्च कर रही है? मतलब राज्य के लिए केंद्र सरकार खर्च कर रही है लेकिन केंद्र के लिए राज्य सरकारें जो है वो क्यों नहीं खर्च कर सकती है? तो ये मुद्दा यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। मतलब क्या है कि पर्टिकुलर एग्जिजेंसी, पर्टिकुलर सिचुएशन जो है वो यहाँ पर किस तरीके से डील करना है सेंटर स्टेट रिलेशन में, वो यहाँ पर बताता है। अब फेडरल ऑर्गेनाइजेशन, फेडरल स्ट्रक्चर मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पर सेंटर है लेकिन हमारे यहाँ पर स्टेट्स भी है, उनको भी यहाँ पर पावर जो है वो दी गई है। पावर मतलब बेसिकली फाइनेंशियल पावर होती है ना, तो फाइनेंशियल पावर जो है वो उनके पास दी गई है। तो अब यहाँ पर फाइनेंशियल पावर के मुकाबले अगर हम देखें तो यहाँ पर स्टेट जो है वो किस तरीके से डील कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि री एग्जामिन करना है हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। मतलब 7th शेड्यूल में जो हमें दिया गया है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है, तो जैसा मैंने आपको कहा कि नॉर्मली अगर आप देखो हेल्थ में जो सेंटर है वो पैसे प्रोवाइड करता है, लेकिन डिफेंस जो यूनियन लिस्ट में आता है उसमें फिर स्टेट क्यों नहीं प्रोवाइड करते हैं, सेंटर कंट्रीब्यूट क्यों नहीं करते हैं? 7th शेड्यूल में हमें 3 लिस्ट देखने को मिलती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, है ना। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब 3 पॉइंट सेटलमेंट, यहाँ पर फेडरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर जो है यहाँ पर क्या है, रिफ्रेम करने की जरूरत है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है यहाँ पर कंटिन्यू रहनी चाहिए लेकिन रीस्ट्रक्चरिंग इनका होना चाहिए कि सब कुछ यहाँ पर अगर केंद्र सरकार के लिस्ट में आ रहा है तो केंद्र सरकार ही खर्च कर रही है, राज्य सरकारें नहीं कर रही, तो यहाँ पर इसको रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो इश्यूज़ है उसे फिर से यहाँ पर अप्रोप्रिएशन जो है वो प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। रीस्ट्रक्चरिंग जो सेंट्रल ट्रांसफ़र की वो यहाँ पर ज़रूरी है। अब यहाँ पर क्या है, जो रिव्यू है वो किस तरीके से होना चाहिए? सेंटर के जो एफर्ट्स है वो प्राइमरीली फोकस रहते हैं कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल वैक्यूम इसमें वो अचीव हो सके, है ना। स्टेट जो है यहाँ पर डोमिनेंट रोल इसमें प्ले करता रहता है एग्जीक्यूशन में, हेल्थ क्राइसिस बोलिए, ये सब में बोलिए कि भैया सेंटर जो है, जैसे आयुष्मान भारत स्कीम जो सेंटर है उनके हाथ में था, वो सेंटर जो है वो तो लेकर आ जाएगी लॉ, लेकिन फिर स्टेट के ऊपर है कि उसे लागू करना है या नहीं करना है ना। तो जब स्टेट लिस्ट में चीज़ें दी गई उस पर स्टेट अपनी तरफ से पूरा का पूरा ही करता है लेकिन पैसों की ज़रूरत रही तो सेंटर से मांगता है। तो फिर जो यूनियन लिस्ट में चीज़ें हैं उस पर स्टेट जो है वो क्यों नहीं अपना जो सपोर्ट है वो दे सकता है ना। अभी अगर आप देखो जीएसटी जो है, जीएसटी का कंपेंसेशन का आ रहा है कि जीएसटी कंपेंसेशन जो है वो सेंटर ने प्रोवाइड करना था लेकिन स्टेट्स को जीएसटी कंपेंसेशन जो है वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फिर सेंटर ने ही कहा कि स्टेट जो है तुम आप यहाँ पर उधार जो है वो यहाँ पर ले सकते हो, उधार जो है वो आप मांग सकते हो। अब यहाँ पर टेक अवेज क्या है, यहाँ पर हेल्थ जो है वो स्टेट सब्जेक्ट में है, रिस्पॉन्स जो है यहाँ पर कलेक्टिव रहता है, दोनों के साथ रहता है ना। तो यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म बेसिस पर क्या होना चाहिए, तो टिपिकल रिस्पॉन्स जो है यहाँ पर कॉन्करेंट लिस्ट टू अनेबल एक्टिव रोल फॉर द सेंटर। अब हाई लेवल ग्रुप यहाँ पर 15 फाइनेंस कमीशन अगर हम देखें, फाइनेंस कमीशन जो है ये इसका गठन जो है ये राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, हर 5 साल में किया जाता है। और अब यहाँ पर 15 फाइनेंस कमीशन जो है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर फाइनेंस कमीशन क्या करता है, सेंटर के पास जो पैसा आ रहा है तो स्टेट के पास कितना वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी वो भी वो बताता है। तो अभी अगर हम देखें 41% देखने को मिल रहा है, पिछले बार 42% जो है वो देखने को मिल रहा था, इस बार भी 42% ही है। लेकिन जो 1% जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट्स को जाता है वो स्टेट को अब नहीं जाएगा, इसीलिए क्योंकि अब वो यूनियन टेरिटरी में तब्दील हो चुका है, इसीलिए अब 41% जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ये पूरा पिक्चर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ मैंने आपको बता दिया है। तो ये चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है कि भैया रिकमेंड शिफ्टिंग हेल्थ फ्रॉम द स्टेट टू कॉन्करेंट लिस्ट। यहाँ पर जो हेल्थ है उसे यहाँ पर आप शिफ्ट तो भी कर दो,
कि यहाँ पर दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाए, हेल्थ से रिलेटेड नहीं तो खुद के हिसाब से सब कुछ देख रहे हैं, है ना। ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट कलेक्टिव थ्रेट एंड चैलेंजेस जो है यहाँ पर रिस्क जो कोप अप होती है आइदर स्टेट सब्जेक्ट्स, है ना, इसमें वाटर बोलिए, एग्रीकल्चर बोलिए, बायो एग्रीकल्चर भी यहाँ पर सेंटर जो है लॉज बना रही है, ऑर्डिनेंस लेकर आ रही है, स्टेट के ऊपर होता है उसे इंप्लीमेंट करना है नहीं इंप्लीमेंट करना है। पोल्यूशन बोलिए, क्लाइमेट चेंज बोलिए, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि कॉन्करेंटली ऐसे से क्या होगा, कॉन्करेंटली जो उसमें ज़्यादा सब्जेक्ट जाते रहेंगे, है ना। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब यहाँ पर आप देखिए जो जीएसटी है, जीएसटी रिफॉर्म के बारे में मैंने आपको बताया था, जीएसटी रिफॉर्म सेंटर स्टेट जो है दोनों का यहाँ पर रोल होता है ना। यहाँ पर आप देखोगे इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये हम पॉलिटिकल लेक्चर जो है उसमें, क्योंकि जीएसटी अगर आप देखोगे तो एक सेपरेट चैप्टर जो है वो अभी इंट्रोड्यूस किया गया है, तो उसमें सेपरेट चैप्टर में आपको जीएसटी के बारे में पूरी डिटेल में चीज़ें बताने वाला हूँ एग्जाम्पल के साथ, कि पहले हमारा सेल्स टैक्स था, उसके बाद वैट आया, उसके बाद जीएसटी आया, तो जीएसटी में क्या क्या फीचर्स ऐड किए गए, कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, किस तरीके से। तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी हम जीएसटी के जो चैप्टर रहेगा उसमें सब कुछ देखने वाले हैं। तो इसलिए एमएम एकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए, क्योंकि यूट्यूब पर जो लेक्चर्स है वो इतने सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। नेक्स्ट है आई ग्लासेस जो है, क्या वो हमें कोविड के अगेंस्ट में बचा सकते हैं। तो यहाँ पर आई ग्लासेस अगर हम वियर करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, जीएसटी ने यहाँ पर बताया है कि आई ग्लासेस जो है यहाँ पर हेल्प तो करते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या होता है, प्रोपोर्शन ऑफ मायोफोबिया, जी आप क्या है ये मायोपिया। तो यहाँ पर क्या है, पॉपुलेशन हायर देन द प्रोपोर्शन ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स, उनको यहाँ मायोपिया है, ठीक है। मतलब क्या है, यहाँ पर डेली जो ग्लासेस है वो वियर करते हैं, से लेस सब्सिटिबल टू कोविड इन्फेक्शन। मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर वो पहन रहे हैं, मायोपिया है, तो फिर वो लेस सब्सिटिबल है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर कंक्लूजन सिग्निफिकेंट की हुई है, तो यहाँ पर क्या है, ऑथर देमसेल्फ नोट लिमिटेशंस, इट वॉज अ सिंगल सेंटर स्टडी। यहाँ पर क्या है, सिंगल सेंटर स्टडी, जहाँ से सैंपल्स देखे गए हैं कि भैया जो चश्मे पहन रहे हैं उनको यहाँ पर कम हो रहा है, ठीक है। पॉपुलेशन जो है वो भी यहाँ पर बहुत मतलब ज़्यादा जो पहनती है वहाँ पर देखा गया है ना। तो ये भी देखना होगा कि और कितना मॉब यहाँ पर हम ले सकते हैं, अगर ज़्यादा ही कनेक्टेड हो तो उनसे भी बचा, क्योंकि देखिए कोरोना वायरस जो है हमारे माउथ से और आँखों से भी एंटर हो सकता है, नाक से भी एंटर हो सकता है, तो आँखें भी एक कारण है ना। बियॉन्ड कोरिलेशन शो, यहाँ पर आई ग्लासेस जो है एसोसिएटेड कैसे हैं। तो पेंडेमिक जब से शुरू हुआ था तब से स्पेकुलेट किया जा रहा था कि ये जो है ये आँखों से भी एंट्री लेता है ना। जैसा मैंने आपको बताया, नाक बोलिए, मुंह तो बोलिए, तो है ही, आँखों से भी एंट्री लेता है। तो आँखों के ऊपर जब एक शील्ड आ गई है चश्मे की, तो फिर वो एंटर कैसे करेगा, है ना। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं लक्समबर्ग की। लक्समबर्ग हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, इससे रिलेटेड तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप बता सकते हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें लक्समबर्ग में देखने को मिलती है। ये लैंडलॉक्ड है या नहीं वो भी आप बताइए। और यहाँ पर हमारा वीडियो खत्म होता है। एमएम एकेडमी ऐप डाउनलोड जरूर कीजिए, सब्सक्रिप्शन लीजिए, बहुत ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।